गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहला यूनिट तब पूरा पढ़ा ही दिया था प्राइवेट में, जिसको मैं रिवीजन के लिए बाद में डाल ही दूंगा। अभी ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड एंड थर्ड यूनिट। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको मैं यहाँ रिपीट करूँगा, अपने को उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमारा अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। सेलर का मतलब तो आपको पता है ना, हु सेल या ऑफर टू सेल, या तो सामान बेच चुका है या बेचने का वादा कर रहा है, वो सेलर कहलाता है। अपन ने उसकी फर्स्ट यूनिट में डेफिनेशन पढ़ चुके थे। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट द बायर, फिर अगेंस्ट गुड्स में प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर, लीन विथ होल्डिंग डिलीवरी, स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन, फिर लीन मतलब जो चीज़ आपकी पास है अगर किसी और की और उसमें कुछ बकाया है, ड्यू है, तो आप अपने पास उस चीज़ को रख सकते हैं। बस यही पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले उसमें उन्होंने डेफिनेशन दिया है अनपेड सेलर की। व्हाट इज़ अनपेड सेलर, आप अपने जहन में बनाइएगा। अनपेड मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेलर जिसको गुड्स बेचने के बाद उस गुड्स का फुल प्राइस नहीं मिला है, वो अनपेड सेलर कहलाएगा। किसी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए ने अगर बी को 100 रुपये के गुड्स बेचे, बी ने अगर उसको 90 रुपीज़ भी पे किया है ना, तो वो 10 रुपीज़ नहीं आए ना डेफिनेटली, तो तब भी वो अनपेड सेलर कहलाएगा। लॉजिक समझ रहा है ना, क्योंकि कुछ पार्ट भी रह गया, यू आर अनपेड। सेलर इज एलिजिबल टू गेट ऑल द प्राइसेस, ऑल फुल प्राइसेस ऑफ द गुड्स। देखो एक चीज़ क्या लिखा है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, अपोजिट प्रॉमिसेस। अगर ए बोलता है बी को कि मैं आपको अपना या अपनी कार बेचना चाहता हूँ, एग्जांपल दे रहा एज ए सेलर, बी बोलता है एज ए बायर हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, रेसिप्रोकल वादा किया है इन्होंने एक दूसरे से अपोजिट, कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, तुम मुझे पैसे पे करना, उसके प्राइस पे करना। तो दोनों को अपने प्रोमिसेस को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। सो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर सेलर की ऑब्लिगेशन है कि उसको गुड्स बेचना है और पैसे मिलते हैं तो वो गुड्स को डिलीवर करें, तो बायर की भी ऑब्लिगेशन होती है कि उस पर पे करें। और अगर बायर फेल होता है या रिफ्यूज़ करता है मैं नहीं दूंगा, तो सेलर के पास भी फिर ऑप्शंस होंगे बायर के ख़िलाफ़, तो सेलर तो अनपेड सेलर ही कहलाएगा। यार एक बात बताओ, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इसको उदाहरण के तौर पे लेना। 23 मार्च से मैं पढ़ा रहा हूँ 12th को या CA फाउंडेशन नवंबर को। आज कितनी तारीख है, 31 में। नवंबर वालों को पढ़ा रहा हूँ और 12th वालों को। मैंने अपनी सर्विसेज पे कर दी हैं उनको, बट अभी तक मैंने उनसे किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन या प्राइस या कंसिडरेशन नहीं लिया है, अभी तक नहीं लिया है। यस, आई एम एन अनपेड सेलर। लॉजिक समझ रहा है ना। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 है भाई, याद कर लेना है सेक्शन को। यार कई लोग बोलते हैं कि सेक्शन मत याद करो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, CA बन रहे हो, मुझे लगता है आप याद कर ले तो बेहतर है, लिटिगेशंस में कभी काम आएगा। या मुझे लगता है जब कोई चीज़ पढ़ी जा रही है तो उसे पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो सेलर ऑफ गुड्स है इज डीम्ड टू बी, वो कब अनपेड सेलर कहलाएगा, वैन होल ऑफ द प्राइस, अब आपने पूरा ही प्राइस मुझे नहीं पे किया अगर, या जो आपने प्रॉमिस किया था ऑफर टू पे, टेंडर्ड का मतलब होता है ऑफर टू पे, लिख लेना उसमें, तो सेलर क्या करेगा, तुरंत इमीडिएट एक्शन लेगा। ये साला तुमने मेरे को पैसे पे नहीं किए, तो या तो मैं जो गुड्स दे चुका हूँ वो तुमसे वापस ले लूँ, और अगर गुड्स दिया नहीं हो, मेरे ही पास रखे थे, तो उसको अपने पास ही रख लूँ। लॉजिक समझ रहा है ना, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, ये हुआ पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपके नाम पे बनाया था एज ए सेलर बनाता है ना, या कोई और अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रॉमिसरी नोट और चेक, है ना। तो मैं आपने मुझे दिया और मैं लेके उसको बैंक में गया। भैया जब बायर मुझे चेक देगा तो उसको चेक को लेके कहाँ जाऊँगा मैं, बैंक में ही जाऊँगा। जो बिल मैंने आपके नाम पे बनाया था वो बिल लेके मैं कहाँ जाऊँगा, बैंक के सामने एंडोर्स करूँगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कंडीशनल पेमेंट बोलते हैं ना उसको, कि आपने दिखाया उसको बैंक में या अथॉरिटी के पास में, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड हैज़ बीन फुलफिल्ड बाय द रीजन ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर हो गया हो,
मतलब आप, मैं बिल लेके गया, चेक लेके गया, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो क्या कहलाया? मैं अनपेड ही कहलाया। अभी तो इंडिया में जो सिचुएशन है, बहुत सारे सेलर अनपेड होंगे अभी। लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? अब सेलर को उन्होंने डिफाइन करने के लिए क्या कर दिया है, सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन जो सेलर की पोजीशन पे है, सेलर की तरह काम कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद वो गुड्स बेच रहा है या गुड्स उसी के बिहाफ में बेचे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एजेंट अगर है सेलर का, जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग है, जो बाय सी बाय वाटर लोगों के सामान लेके आ रहा है, और आपको उसको बिल ऑफ लीडिंग एंडोर्स करना पड़ेगा, और तब वो आपको सामान देगा आपका शिप से निकाल के। या कोई कंसाइनर या कोई एजेंट जो खुद पे करके ला रहा है किसी और को बेचने के लिए, है खुद पे करके ला रहा है किसी और को बेचने के लिए, है ना, तो वो तो सेलर कहलाएगा, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। भाई गुजरात से अगर मैं किसी से कपड़ा ख़रीदता हूँ, टेक्सटाइल, और वो कपड़ा ख़रीद के फिर मैं महाराष्ट्र में अगर बेचता हूँ, मैं तो है ना कंसाइनमेंट के थ्रू कि ठीक है मुझे दो, मैं आपका सामान बेचूंगा महाराष्ट्र में, तो मैं भी तो सेलर ही कहलाया ना। मैंने इनको तो पूरे पैसे पे कर दिए, इनसे ख़रीदा, अब मैं महाराष्ट्र में बेचूंगा तो मुझे तो पैसे मिलने चाहिए। क्लियर है कि क्लियर? एजेंट तो आपको पता है, मर्केंटाइल एजेंट्स जो दूसरों के ब्रांड को मर्केंट ब्रांड्स को बेचते हैं, है ना, उनके बिहाफ में, बट वो एज ए सेलर ही तो बेचते हैं। तो 45 सबसेक्शन 2 कहाँ आ गया? ये सेलर की डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी और वाइडर कर दी। ठीक है, किसी रेलवे स्टेशन से सामान आता है ना, तो हम लोग जब उस रेलवे में रिसिप्ट दिखाते हैं तो हमको सामान मिलता है ना। अगर और हमने अगर रिसिप्ट नहीं दिखाया और तो मतलब प्रूफ नहीं हुआ कि हमने उस चीज़ के पैसे पे किए, तो वो हमको देने से मना कर देंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिए हैं बहुत साधारण से। X sold certain goods to Y for 50,000. Y paid 40,000, fails to pay the balance. X is an unpaid seller. पहला वाला जो पॉइंट था 45 का, ए वाला क्लॉज ए, पूरा नहीं पे किया तुमने तो मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? भाई बाबा समझा ना आपको मैंने क्या बोला? दूसरा क्या बोल रहा है, बी सोल्ड सर्टेन गुड्स टू आर फॉर ₹60,000। अब पी को चेक मिला फुल प्राइस का कि जा 60,000 रुपये का चेक ले जा, है ना, चेक ले जा भाई, ले जाके बैंक के पास में जमा कर दे। बैंक के पास जाओगे ना आप लेके कि ये दीजिए, मुझे इस बंदे ने चेक लेके भेजा, मुझे पैसे पे करिए। चेक क्या हो गया? डिसऑनर। पी क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर, जिसको आप अपनी आसान भाषा में कहते हैं चेक बाउंस हो जाना। तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो डिसऑनर एक प्रकार का, उसके लिए भी जो चेक लेके गया था और उसके लिए भी जिसके अकाउंट में पैसे नहीं है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? मैंने क्या बोला आपको, कोशिश किया समझ जाने की। 45(1) के 2 क्लॉजेस पढ़े हमने, और 45(2) में हमने सेलर की एक वाइडर डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की। वो व्यक्ति जो सेलर की पोजीशन पे है या सेलर के बिहाफ में गुड्स को बेच रहा है, बराबर है, या किसी और के गुड्स एज ए कंसाइनर और एजेंट बेच रहा है खुद पे करके, तो वो भी तो सेलर ही कहलाएगा ना। रिटेलर भी एक सेलर होता है, भले किसी और के गुड्स को बेचता है वो किसी और के ब्रांड को। तो यहाँ में लिख दिया जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा प्राइस के लिए, तो आपको मैन्युफैक्चरर को खुद पे करना है और कंज्यूमर से लेके, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपको नहीं मिला कंज्यूमर से या बायर से, तो यू आर अनपेड। अब देखिए राइट्स क्या है अनपेड सेलर के, या राइट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, तो अपने को बहुत ही आसान भाषा में समझना है। भाई सिंपल है, अगर ए ने बी को गुड्स बेचा और बी ने प्राइस नहीं पे किया, अब आप खुद सोचिए ए के पास में क्या क्या राइट्स होंगे, ध्यान देंगे। लीन ऑन द गुड्स, अगर वो गुड्स सेलर के ही पास हैं तो वो अपने ही पास रख लेगा। लीन मतलब बकाया, ड्यू, कि भैया मैं अपने पास रख रहा हूँ क्योंकि पैसा ड्यू है, मैं कब्जा कर लूँगा उसको, फिजिकली पोजेस कर लूँगा। देखो लिखा है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे आपको मिलने ही वाले थे, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हुआ नोटबंदी के टाइम हुआ होगा कई बार। अभी ये जो हुआ लॉकडाउन में कितने लोग इंसॉल्वेंट हुए होंगे, बराबर है कि नहीं? तो क्या मान लो ए ने गुड्स को बी को ट्रांजिट कर दिया, भेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट। अब वो 11 तारीख को उसने भेजा, 15 तारीख को इनको मिलने वाला था। अब 12 तारीख को आपको न्यूज़ आती है कि जो बी है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। भाई लॉकडाउन हो गया, उसके बिल्स नहीं आ पाए, उसने बैंक के सामने हाथ खड़े कर लिया, भाई मैं पैसे पे नहीं कर सकता। ए के सामने हाथ खड़ा कर लिया। ए क्या करेगा? अब गुड्स तो इससे अलग हो चुके थे ना, इसको बोलते पार्टेड, ये गुड्स से अलग हो चुके थे, इनकी पोजीशन से बाहर निकल चुका था। तो ये जो ट्रांजिशन फेज था ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने गुड्स को वहाँ रोक लिया। देखो क्या लिखा है इसमें, स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिशन
आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। पार्टेड मतलब उनके पास से तो पोजीशन हट चुका था ना एज ए सेलर, क्लियर है कि नहीं। तो या तो वहीं रुकवा देंगे जहाँ गुड्स हैं, और बोलेंगे वहीं से कहीं और बेच दो अपने एजेंट को या कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को, या बोलेंगे वापस ला लो। और राइट ऑफ रीसेल देखो आ भी गया, दोबारा से किसी और को बेच दिया जाए, सबसेक्शन 1। क्लियर हुआ? 3 राइट्स एकदम जहन में घुस गए आपके। लीन, जब तक तू साले पैसे नहीं पे करेगा मैं अपने पास रखूँगा गुड्स को। इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो गुड्स को वापस बुलवा लूँगा, मुझसे तो अलग हो चुके हैं वो फिजिकली, और रीसेल कर दूँगा गुड्स को। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको पक्का? नेक्स्ट क्या है बच्चों? वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ 46(1) है सी वाला 40। प्रॉपर्टी जहाँ वर्ड आया क्या बोलोगे? पहला वर्ड ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। अगर ओनरशिप बायर के पास नहीं गई है अभी तक, पैसे नहीं पे किया होगा ना उसने, तो अनपेड सेलर क्या करेगा? इन एडिशन टू हिज अदर रेमेडीज़, ये जो 3 रेमेडीज़ हैं, जो 3 उसको एक फ़ायदे मिल रहे थे, वो गुड्स के डिलीवरी को भी क्या करेगा? अपने पास ही रख लेगा। राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी है ना, ये जो अदर राइट्स है, राइट ऑफ लीन स्टॉपेज, ये अपने पास रीसेल कर देगा। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि ये 3 के अलावा कौन सा राइट आपके पास, तो क्या बोलोगे? विथ होल्डिंग द डिलीवरी, अपने पास रखे हुए गुड्स को अपने ही पास रहने देना। क्लियर है? ठीक है, पैसे पे कर सामान ले जा, ये इनके साथ एक को एक्सटेंसिव राइट है, जुड़ा हुआ राइट है। ठीक है, क्लियर है? मगर कब ऐसा कब हो रहा है? जब गुड्स की ओनरशिप इसके पास नहीं है, बायर के पास नहीं गई है। बट ये जो राइट्स थे, राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजेक्शन वेयर प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, किसके नाम पे हो चुके हैं गुड्स? बायर के नाम पे, यानी ओनरशिप बायर की हो चुकी है। तो वहाँ 2 राइट है अपने पास। लीन, अपने पास गुड्स का बकाया कर लो, यानी रोक लो गुड्स को, बचे हुए गुड्स जो रह गए अपने पास, भले ओनरशिप, भले वो गुड्स बायर के नाम के हो चुके हैं, बट पैसे नहीं पे करेगा, है ना। हमने उसके नाम पे लिख दिया कि तू ओनर हो चुका है, बट पैसे नहीं पे करेगा तो हम रख ही लेंगे ना अपने पास में। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब जब ओनरशिप पास हो चुकी है तो ये 2 राइट है, उसका नाम लिख चुका है उस गुड्स पे, उसके नाम के हो चुके हैं। और अगर ओनरशिप पास नहीं हुई है तो साले गुड्स भेजो ही मत ना उनको, डिलीवरी अपने पास ही रख दो। तो ये भूलना मत, ये 2 चीज़ें हैं। व्हेन ओनरशिप पास्ड, तो राइट ऑफ लीन जितने बचे हैं उसको रोक लो, और अगर तुमसे डिपार्ट हो चुके हैं तो जहाँ पहुँचे वहाँ रोक लो। और अगर ओनरशिप पास हुई नहीं है तो अपने पास डिलीवरी रख दो गुड्स की। ठीक है, क्लियर है? Unpaid seller has expressly given the rights against the goods as well as the buyer personally, which are discussed and कुछ उसके राइट्स हैं अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स कैन बी कैटेगराइज अंडर 2 हेडिंग्स। पहला, अगेंस्ट द गुड्स वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, यानी ओनरशिप अगर बायर के पास जा चुकी है, वो गुड्स उसके नाम पर हमने रख दिया है, उसी के गुड्स है वो। और जहाँ प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, ओनरशिप पास नहीं हुई है, अभी मैंने आपको पढ़ाया पीछे, तो क्या करेगा सेलर, है ना। देखो क्या होगा उसमें, 3 राइट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 47, सेक्शन 48 और सेक्शन 49 ध्यान देंगे। ठीक है, पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू 47 सबसेक्शन 1, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, जिसके पास पोजीशन है, गुड्स अभी भी उसी के पास में है फिजिकली, तो वो रिटेन कर लेगा गुड्स को अंटिल जब तक पूरा पैसा पे ना करके हो जाए। लॉजिक समझा ना लॉजिक? कि भाई अगर तूने बोला है कि आपके गोडाउन में जितना रखा हुआ गुड्स है वो आप मुझे दे दीजिए एज ए बायर, तो मैंने बोला पैसे पे करो और ले जाओ। अगर आप पैसे पे नहीं करोगे तो जो मेरे पास रखा हुआ तो मैं अपने पास ही रखूँगा ना, मैं क्यों भेजूँगा आपके पास में। तो मैं क्या क्या, मगर ऐसा कब करूँगा मैं, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि सेलर के पास रखे हुए गुड्स बायर के पास चले जाते हैं ऑन क्रेडिट। लॉजिक समझ रहा है कि बाद में पैसे पे कर देना, क्योंकि रिलेशंस होते हैं। हम तो अपने घर में ऐसे ही लाते हैं कंस्ट्रक्शन का सामान बहुत टाइम, है ना। ऐसा कब करेगा सेलर कि वो अपने पास ही रख लेगा उस गुड्स को? पहला, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट कंडीशन एज टू क्रेडिट, मतलब गुड्स बेचने के पहले से कोई कंडीशन तय नहीं हुई थी कि मैं क्रेडिट पे बेचूंगा, तो तुम कैश दो और गुड्स ले जाओ। ये पहला हुआ। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन। दूसरा, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड, कि भाई मैंने तेरे को बोला था कि मैं तेरे को आज, ध्यान देना, तूने मेरे से गुड्स रखवा के गया अलग, अब बोला मैं आपको 7 दिन के अंदर पैसे पे करता हूँ, तो 7 दिन हो गए, मैंने 7 दिन का टाइम दिया था तुमको पे करने का, तुमने पे नहीं किया तो गुड्स मैंने अपने पास ही रख लिया। और वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो ये 3 कंडीशन पे, जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, क्रेडिट टर्म एक्सपायर्ड हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो गुड्स सेलर के पास थे, सेलर ने अपने ही पास रख लिया। तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
सो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, ये तो 1 पढ़ा हमने, सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन, अपने रखी हुई चीज़ अपने कब्जे में कर लेना, ये तभी होगा जब वो गुड्स के पोजीशन में खुद होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, एजेंट की तरह या बेली की तरह। ओके क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? ठीक है, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 द सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स एज एन एजेंट। इन 2 कंडीशन में मत यूज़ करना भैया इस राइट को। क्यों? अगर बायर के रखे हुए गुड्स को सेलर बायर ने पैसे पे कर दिया बट बोला संभाल के रख, तो तुम एज ए बेली हो गए ना, गुड्स तो बायर के हो गए, तो वहाँ तुम ये राइट को यूज़ नहीं कर सकते। पैसे मिल चुके हैं, बस एज ए एजेंट और एज ए बेली संभाल के रखो उन गुड्स को। क्लियर हुआ? क्या हुआ, समझा मैंने क्या बोला आपको मैं? कि भाई मेरे गुड्स जो मैं तेरे से खरीद चुका हूँ पैसे पे करके, उसको संभाल के रखो एज एन एजेंट और एज एन बेली। तो वहाँ आप इन ऊपर वाले राइट्स को यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान देना, बेलर बेली समझते हैं ना, बेलर मतलब जो अपने गुड्स को किसी पर्पस के लिए किसी और व्यक्ति के पास देता है, तो ओनरशिप नहीं जाती, गुड्स का पोजीशन जाता है, ओनरशिप ऑलरेडी बायर के पास रहेगी। अब हम लोग गाड़ी सर्विसिंग पे देते हैं तो गाड़ी क्या खरीद लेता है क्या कंपनी वाला हमसे? नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी ठीक होगी वापस ले लेंगे। तो उसने ऐसे बेली हमारी गाड़ी रखा अपने पास में एक पर्पस के लिए, पर्पस कंप्लीट, गाड़ी वापस। ठीक है, पार्ट डिलीवरी बहुत ईजी है, इसको भूलना मत, ये नोट में लिख लेना इसको, किन कंडीशन में आप ऊपर के राइट्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट डिलीवरी क्या होती है? वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब 50 टन मान लो शुगर थी फॉर एग्जांपल के तौर पर, आपने 25 दिया, सिंपल है यार, तो रिमेनिंग बचे हुए पर अब लीन कर लेना, कब्जा कर लेना, अपना हक जता देना कि भाई तू जब पूरा पैसा पे करेगा तब मैं करूँगा ऐसा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर अपने एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं अपने लीन के राइट को वेव कर दूंगा तो बात अलग। वेव मतलब आपके अधिकारों को छोड़ देना। ये तो जिनके बीच में रिलेशंस होता है या B2B बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, B2C वहाँ ये जहाँ इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ ऐसा चलता है कि ठीक है ना, आप भेज देना ना, मैं सामान लिया लो ना, पूरा सामान लिया लो, एज ए बायर लिया लो ना, मैं बाद में पैसे ले लूँगा आपसे। ऐसा होता है ना, हम लोग खुद लाते हैं सामान, तो आप देखते होंगे ऐसा बहुत कम होता है कि आधे पैसे दो तो आधा सामान दूंगा। बट अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो फिर बायर ऐसा कर सकता है कि अगर आधा पैसा दिए तो आधा गुड्स ले जाओ, पार्ट डिलीवरी पार्ट पेमेंट। क्लियर है? बाकी के बचे हुए गुड्स वो अपने पास ही लीन कर सकता है। 49 टर्मिनेशन ऑफ लीन, यानी ये जो गुड्स आपके पास रखे हुए हैं एज ए सेलर, ये जो राइट है अपने पास ही रखने का, ये कब ख़त्म हो जाएगा? सर ये तब ख़त्म होगा जब वो गुड उसके पास से निकल जाएंगे बायर के लिए। तो या तो वो रास्ते में है या कोई किसी जगह पर आपने रख दिया ले जाके, मगर वो सेलर के पास नहीं है फ़िलहाल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो क्या लिखा है उसमें, बहुत ईजी है। द अनपेड सेलर लूजेज राइट ऑफ लीन व्हेन ही डिलीवर्स, दिखा गया, उन्होंने किसी ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि जाओ, या किसी बेली को कि जाओ बेटा है ना, एज एन एजेंट कि जाओ गुड्स को ट्रांसमिट कर दो किसके पास में, मतलब गुड्स अभी रास्ते में रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, अब जिसको भी कह सकते हैं। ये जो अमेजॉन्स और फ्लिपकार्ट ये बनाते हैं क्या गुड्स? नहीं, ये तो एज ए बेली काम करते हैं ना, एज एन एजेंट काम करते हैं मर्चेंट ब्रांड के, और हमको पहुंचाते हैं गुड्स को। ठीक है, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। डिस्पोजल मतलब बेच देना। ठीक है, अगर आपने अपने गुड्स को खुद ही डिलीवर कर दिया किसी कैरियर को या बेली को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपने राइट ऑफ डिस्पोजल को आपने रिजर्व नहीं किया, मतलब अगर वो नहीं पे करता है पैसा, कौन? बायर, तो आप उस गुड्स को बेच नहीं सकते क्योंकि आपने अपने राइट को रिजर्व नहीं किया ना। फिर आप उसके पैसे पे करने का वेट करना। हम अगर उस ट्रांसमिशन को आप रोक सकते हो कि जब तक पैसे नहीं पे करेगा देना मत। या बायर का जो एजेंट है वो सेलर की गोडाउन से या दुकान से आगे खुद माल लेके चले गया, पोजीशन लेके चले गया, खुद ट्रक लेके आया, खुद शिप लेके आया, लॉजिक समझा? तो फिर आपका तो लीन गया। अब तो आप गुड्स को रिटेन नहीं करेंगे, अब तो रीगेन करेंगे। रिटेन कब करते हैं? जो चीज़ आप ही के पास होती है। और रीगेन कब करते हैं? जब वो आपके पास से निकल जाती है। तो निकल गई ना, और आपने खुद ही ने वेव कर दिया, ठीक है ना, ले जा लो ना सामान को, बाद में पैसे पे कर देना। होता है ना ऐसा कई बार। क्लियर है? So the unpaid seller of goods having a lien thereon does not lose his right of lien by only that he has obtained a decree for the price of the goods. ये सारा ध्यान रखो भाई, अच्छे से पढ़ेंगे, गाड़ा वाड़ा कर दिया मैं डार्क बिल्कुल। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग अ लीन देयरऑन, लीन तो रहेगा भाई अगर मेरे पास मेरे गुड्स है तो, डज नॉट लूज हिज राइट लीन बाय रीजन ऑनली, सिर्फ इसलिए मैं अपना राइट नहीं खो सकता दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। है ना, होता है ना कई बार ऐसा,
कि भैया आपने कोर्ट को बोला कि मेरे को प्राइस नहीं मिल रहा है ना, तो कोर्ट बोले, अब आपको लोग बोलेंगे अरे देखो तो प्राइस मिल गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो गुड्स की लीन छोड़ दे। क्यों? मैं तो प्राइस भी लूँगा, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ ना अगर बायर ने कुछ गलत किया या पैसे देने से मना किया। तो मुझे अगर कोर्ट का ऑर्डर भी आता है, मेरे सपोर्ट में आता है जजमेंट, तो तब भी मैं लीन कर सकता हूँ कि मेरे को नहीं पे करना। लॉजिक समझ रहा ना, जब तक वो ऑर्डर पूरी तरीके से फुलफिल ना हो जाए। सो इवन द डिक्री ऑफ द कोर्ट, द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डज नॉट लूजेज द राइट ऑफ लीन ऑफ द सेलर। ही कैन हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स इवन द प्राइस के लिए अगर एक डिक्री भी आ चुकी है तो कोर्ट की तरफ से। क्लियर है? समझ में आया? ऐसा थोड़ा नहीं आप प्राइस के लिए ऑर्डर आ गया, आप गुड्स को वो छोड़ दो, नहीं निकाय को, जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक के मैं नहीं छोड़ूंगा अपना राइट ऑफ लीन। ये नोट जैसे ऊपर एक नोट पड़े ना, वैसे ये नोट छोड़ने का नहीं है। ठीक है, समझा? तो ये हम लोगों ने पड़तालें ख़त्म कर दिया। ओके, ये इसका एनालिसिस है, एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी फॉर प्राइस 50,000, अलाउ हिम टू पे द प्राइस विद इन 1 मंथ, 50,000 रुपये 1 महीने में पे कर देना। बी बिकम्स इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्रेडिट। अपन ने पढ़े थे पीछे, ए इज़ द अनपेड सेलर, तो राइट ऑफ लीन कर लेगा, गुड्स उसके पास थे उसी के पास रह जाएंगे। एक चीज़ तय हो गई, आप लीन तभी करोगे जब गुड्स आप ही के पास है या आपके किसी एजेंट या बेली के पास में, ट्रांसपोर्टर, तो आप उससे वापस लेके या उसको बोलोगे अपने पास ही रख, यानी तो मेरे भी हाथ में संभाल के रख। लीन तभी होगा जब गुड्स सेलर के पोजीशन में है या उसके किसी बंदे के पोजीशन में, एजेंट और बेली। और इंसॉल्वेंट का मतलब तो हम सबको पता है, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो अपनी डेब्ट्स देने में क्या हो चुका है, सीज, अनेबल टू पे द डेब्ट्स। क्लियर है? टर्मिनेशन ऑफ लीन भी क्लियर हो चुका है आपको। अब भी पढ़े हम लोगों ने, पढ़े कि नहीं पढ़े मेरे भाई? कुछ तो बोलो प्यार मोहब्बत से, है ना? है ना? टर्मिनेशन लीन कब खत्म हो जाएगा? जब आप खुद ही गुड्स को डिलीवर कर दे रहे हो किसी बेली को, एजेंट को, कि जाओ ले जाके बायर को दे दो, तो अब लीन तो नहीं होगा। हाँ, ट्रांजिशन को स्टॉप कर सकते हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन को स्टॉप कर सकते हो। जिसके पास गुड्स उसको बोलोगे चलो वहीं रख लो गुड्स को, बट आप गुड्स को बेच नहीं सकते। बायर बाद में पैसे तो पे कर सकता है ना, या बायर का एजेंट खुद लिया चुका है आके, आपने अपने राइट ऑफ लीन को खुद वेव कर दिया कि ठीक है ना यार, ले जा लो ना गुड्स को, मैं नहीं बेचूंगा, आपके लिए संभाल के रखूँगा। या फिर आपके बिहेवियर ने, आपके कंडक्ट ने ऐसा शो किया थर्ड पार्टी को दैट द लीन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो अपने गुड्स को, है ना? तो बायर को लग रहा है कि ठीक है इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं बाद में पैसे पे कर दूंगा। होता है ना सर, कभी सेलर का कंडक्ट पहचान वाले को गुड्स बेचता है तो महीनों महीनों नहीं क्लेम करता। ठीक है, और फिर ये तो अपन ने पढ़ लिया था एक्सेप्शन वाला एक जो पढ़े अपन ने, लीन डिग्री वाला। ओके, ये एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ए सोल्ड अ कार टू बी फॉर ₹1 लाख, डिलीवर्ड द सेम टू द रेलवे। रेलवे कौन हो गया यहाँ पर? एक कैरियर हो गया या एक बेली हो गया। पोजीशन आया ना, रेलवे के पास ओनरशिप तो नहीं आई, कार तो किसी और की, बेचा किसी और ने ट्रांसमिशन के लिए। अब रेलवे रिसिप्ट इन द नेम ऑफ बी सेंट टू बी, नाउ ए कैन नॉट एक्सेस द राइट ऑफ लीन, क्योंकि अब तो वो ट्रांसपोर्टर के पास चले गई ना। अब वो गुड्स को रीगेन कर सकता, रिटेन नहीं कर सकता, या रेलवे को बोलेगा आप देना मत अगर वो रिसिप्ट नहीं देगा तो, बट लीन तो चले गया। तो कब कब लीन खत्म हो जाएगा, यानी आप कब कब कब्जा नहीं कर सकते उस गुड्स पे, ये 4 कंडीशन भूलने का नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलो फिनिश। बेटा प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑफ लीन क्या है, अगेंस्ट द गुड्स क्या है, टर्मिनेशन ऑफ लीन क्या होता है। छोटे छोटे से आंसर है और एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो बाय।